नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरपीएससी राजपथ में। आज हम एक ऐसे विषय पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं जो सिर्फ एक गिनती नहीं है, बल्कि यह हमारे देश का सबसे विशाल नेशनल ऑडिट है। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना 2027 की। बिल्कुल। और देखिए, ये कोई आम जनगणना नहीं है। ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो ये 16वीं है और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसे एकदम अलग बनाती है ना, वो ये है कि 2011 के बाद ये पहली बार 100% डिजिटल होने जा रही है। 100% डिजिटल मतलब करोड़ों घरों की छत से लेकर उनकी जाति तक का डेटा रियल टाइम में सर्वर पर अपलोड होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर हम इसे एक क्लासरूम के नजरिए से या परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, किन परीक्षाओं के लिए? आप कोई भी परीक्षा ले लीजिए, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीएससी हो या बैंकिंग, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के लिए तो ये एक कोर टॉपिक है। सही बात है। और यहाँ से ना सीधे तौर पर दो तरह के प्रश्न बनेंगे। पहले तो वो तथ्यात्मक या डायरेक्ट प्रश्न होंगे, मतलब फैक्ट्स वाले, जैसे कि इसका बजट कितना है। बिल्कुल। जैसे इसका स्वीकृत बजट जो कि 11,718.24 करोड़ रुपए है। या फिर इसकी महत्वपूर्ण तिथियां पूछ ली जाएंगी। और दूसरे होंगे आपके अवधारणात्मक या कॉन्सेप्चुअल प्रश्न। कॉन्सेप्ट वाले सवाल जैसे कि परिसीमन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या जो नया डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है वो इसके साथ कैसे काम करेगा। हमें इन दोनों पहलुओं को बहुत गहराई से समझना होगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए, 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। इतनी विशाल प्रक्रिया है, इतने सारे लोग काम करेंगे, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि इतने बड़े अभियान का कोई ठोस कानूनी आधार तो होगा ही, है ना? हाँ बिल्कुल है। इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी ना मुख्य रूप से दो कानून है। पहला है जनगणना अधिनियम 1948 और दूसरा है जनगणना नियम 1990। 1948 आजादी के तुरंत बाद का कानून जी। और इस पूरे अभियान का जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो एक ही संस्था के पास होता है, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, जिसे हम शॉर्ट में RGCCI कहते हैं। लेकिन इसमें परीक्षाओं के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट है ना, वो है डेटा की गोपनीयता। 1948 के अधिनियम के तहत जो भी डेटा इकट्ठा किया जाता है उसे पूरी तरह गोपनीय यानी स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखना अनिवार्य है। पूरी तरह गोपनीय। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर पुलिस किसी अपराधी को ढूंढ रही है या कोर्ट को कोई जानकारी चाहिए तो क्या वो भी जनगणना का डेटा नहीं मांग सकते? यही तो इस कानून की सबसे बड़ी ताकत है। जवाब है बिल्कुल नहीं। अच्छा जी, ये कानून इतनी मजबूत ढाल देता है कि भारत की कोई भी अदालत या पुलिस एजेंसी इस डेटा को सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसे किसी और एजेंसी के साथ शेयर किया ही नहीं जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए होता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। कानून वाकई बहुत सख्त है। अच्छा, एक बात बताइए, 1872 से जब से ये जनगणना शुरू हुई है तब से ये हर 10 साल में लगातार हो रही है। बिल्कुल। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इस दशक की जनगणना को रोकना पड़ गया। ये 2021 में होनी थी ना, तो क्या ये सिर्फ कोविड-19 की वजह से रोकी गई थी? देखिए, प्राथमिक कारण तो कोविड-19 महामारी ही था, जिसकी वजह से इस चेन को पहली बार तोड़ना पड़ा। लेकिन इसके पीछे ना एक तकनीकी कारण भी है जिसे छात्रों को समझना चाहिए। वो क्या है? जनगणना की सही और सटीक गिनती करने के लिए राज्यों, जिलों और तहसीलों की प्रशासनिक सीमाओं को पहले तय करना होता है। इसे तकनीकी भाषा में बाउंड्री फ्रीजिंग कहते हैं। बाउंड्री फ्रीजिंग मतलब जैसे हम किसी चलती हुई ट्रेन की फोटो खींचने के बजाय उसे एक जगह रोककर फोटो खींच रहे हो। बिल्कुल सटीक एनालॉजी दी आपने। सोचिए, अगर हर दिन कोई नया जिला या नई पंचायत बनती रहेगी तो प्रशासन को कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंसान किस भौगोलिक क्षेत्र का निवासी है? सही बात है, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए गिनती शुरू होने से पहले नक्शे को स्थिर करना पड़ता है और सीमाओं को फ्रीज करने की ये अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दी गई है। अच्छा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि 31 मार्च 2027 को जब पूरा नक्शा फ्रीज हो जाएगा उसके बाद ही असल गिनती शुरू होगी। जी बिल्कुल। लेकिन इतनी बड़ी आबादी को, मतलब 125 करोड़ से ज्यादा लोगों को गिना कैसे जाएगा? मैंने सुना है कि इस बार इसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जैसे दो प्रमुख चरणों में बांटा गया है। हाँ, इस प्रक्रिया को मुख्य रूप से 2 चरणों में बांटा गया है और आपने जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का शब्द इस्तेमाल किया ना, वो इसे समझने के लिए बहुत बढ़िया है। तो पहला चरण क्या है? पहला चरण है मकान सूचीकरण। इसे हम हार्डवेयर कह सकते हैं। ये चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच चलेगा और हर क्षेत्र में इसे 30 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा। तो इसमें गिना क्या जाएगा? घर? हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य देश के बुनियादी ढांचे या इंफ्रास्ट्रक्चर को मापना है। अच्छा, मतलब पहले चरण में सरकार एक तरह से देश का मदरबोर्ड चेक कर रही है कि घर कहाँ हैं, उनकी दीवारें कैसी हैं, पानी, बिजली, शौचालय है या नहीं। बिल्कुल सही। और दूसरा चरण जिसे हमने सॉफ्टवेयर कहा, वो कब होगा? वो है जनसंख्या गणना, जो घर के अंदर रहने वाले इंसानों की बात करता है। ये फरवरी 2027 में होगा। इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के विस्तृत और व्यक्तिगत आंकड़े जुटाना है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात थोड़ी अजीब लग रही है। क्या? अगर पहला चरण सितंबर 2026 में खत्म हो रहा है और दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू हो रहा है, तो बीच में ये 6 से 8 महीने का खाली समय क्यों छोड़ दिया गया? दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते थे क्या? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है और इसका जवाब छिपा है डेटा की शुद्धता में। देखिए, ये 6 से 8 महीने का जो गैप है ना, वो जानबूझकर रखा गया है। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि पहले चरण में जो हार्डवेयर का डेटा आता है उसमें देश के हर घर की भौगोलिक मैपिंग होती है। अगर दोनों काम एक साथ करेंगे तो हो सकता है कोई नया बसा हुआ इलाका या कोई दूर दराज का गांव छूट जाए। पॉइंट है। तो इस गैप में प्रशासन ये कंफर्म करता है कि हर घर का पिन पॉइंट नक्शे पर आ गया है या नहीं, ताकि जब फरवरी में इंसानों की असली गिनती शुरू हो तो ना तो कोई घर छूटे और ना ही कोई इंसान 2 बार गिना जाए। समझ गया, मतलब ये गैप क्रॉस चेकिंग के लिए है। अच्छा, अब अगर हम तारीखों की बात करें तो पूरे देश के लिए जो आधिकारिक संदर्भ तिथि या ऑफिशियल रेफरेंस डेट है वो क्या रखी गई है? पूरे भारत के लिए जो आधिकारिक संदर्भ तिथि है वो 1 मार्च 2027 तय की गई है। 1 मार्च 2027 मतलब ये है कि 1 मार्च 2027 की रात 12 बजे तक जो भी व्यक्ति भारत की सीमाओं के अंदर मौजूद है उसकी गिनती इस जनगणना में की जाएगी। लेकिन एक बात बताइए, भारत का भूगोल तो बहुत जटिल है ना।
क्या पूरे भारत में एक ही दिन गिनती तय करना व्यावहारिक रूप से संभव है? आप बर्फीले इलाकों की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, जैसे हिमालय के वो इलाके जहां मार्च के महीने में भारी बर्फबारी होती है, रास्ते बंद रहते हैं, वहां गिनती कैसे होगी 1 मार्च को? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल चुनौती है और इसीलिए कानून में कुछ अपवाद या एक्सेप्शंस रखे गए हैं। भारी हिमपात से प्रभावित क्षेत्रों के लिए ना गिनती का काम सर्दियों से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। अच्छा, तो उनके लिए तारीख क्या है? उनके लिए अलग संदर्भ तिथि तय की गई है और वो है 1 अक्टूबर 2026। 1 अक्टूबर 2026। और ये एक्सेप्शन वाले राज्य कौन कौन से हैं? क्योंकि परीक्षाओं में तो अक्सर यही अपवाद पूछे जाते हैं। बिल्कुल, ये अपवाद वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इन जगहों पर मौसम बिगड़ने से पहले ही सारा डेटा इकट्ठा कर लिया जाएगा। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। 1 मार्च 2027 सामान्य क्षेत्रों के लिए और 1 अक्टूबर 2026 बर्फीले क्षेत्रों के लिए। जी। अब ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाले चरण में जनता से आखिर क्या क्या पूछा जाएगा? अगर हम डेटा कलेक्शन की बात करें तो चरण 1 यानी बुनियादी ढांचे वाले चरण में कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। 33 प्रश्न। हाँ, इनमें मुख्य रूप से सुविधाएं शामिल हैं, जैसे पीने के पानी का साधन क्या है, घर में बिजली है या नहीं, शौचालय की क्या स्थिति है, इंटरनेट की पहुंच है या नहीं। इसके अलावा घर में कंप्यूटर, लैपटॉप या कोई वाहन है या नहीं। और हाँ, इसी चरण में परिवार के मुखिया का नाम, उनका लिंग और जाति का प्रकार, यानी वो SC, ST या अन्य किस श्रेणी में आते हैं, ये भी दर्ज किया जाएगा। मतलब इंटरनेट और लैपटॉप जैसे सवाल बता रहे हैं कि हम 21वीं सदी की जनगणना कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरे चरण में क्या होगा, जहां आपने बताया कि व्यक्तिगत डेटा लिया जाएगा? दूसरे चरण में पूरी तरह से जनसांख्यिकीय डेटा लिया जाएगा। इसमें व्यक्ति की उम्र, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, मातृभाषा, शिक्षा का स्तर और प्रवासन यानी माइग्रेशन की पूरी जानकारी ली जाएगी। अच्छा। और इसके अलावा ना एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, महिलाओं के लिए प्रजनन या फर्टिलिटी के विशेष आंकड़े भी लिए जाएंगे। प्रजनन के आंकड़े? इसका नीतियां बनाने से क्या सीधा संबंध है? इसका बहुत बड़ा संबंध है। देखिए, प्रजनन दरों के सटीक डेटा से ही जो डेमोग्राफर्स या विशेषज्ञ होते हैं ना, वो ये अनुमान लगा पाते हैं कि आने वाले 10, 20 या 50 सालों में देश की जनसंख्या किस गति से बढ़ेगी या घटेगी। फ्यूचर प्लानिंग के लिए। जी, इसी से तो भविष्य के स्कूलों, अस्पतालों और रोजगार की नीतियों का खाका तैयार होता है। सही बात है, लेकिन सोचिए, इतनी विस्तृत जानकारी, करोड़ों लोगों के 30 से ज्यादा सवालों के जवाब, अगर हम ये सब कागजों पर दर्ज करने बैठे तो शायद उन्हें गिनने और एनालाइज करने में ही अगले 10 साल निकल जाए। बिल्कुल निकल जाएंगे। और यहीं पर इस बार की सबसे बड़ी क्रांति आती है, इसका 100% डिजिटल होना। ये देश की पहली पेपरलेस जनगणना है ना? जी हाँ, जो प्रगणक या इन्यूमरेटर्स है ना, वो अब मोटे मोटे रजिस्टर लेकर नहीं घूमेंगे, वो सीधे अपने एंड्रॉइड या iOS मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करेंगे और रियल टाइम डेटा अपलोड करेंगे। अरे वाह। और अगर हम इसे वैश्विक स्तर पर देखें तो इस डिजिटल प्रक्रिया के साथ भारत अब वियतनाम और एस्वातिनी जैसे देशों की एक विशिष्ट सूची में शामिल हो गया है। लेकिन मैंने एक और टर्म सुना है आजकल, स्वगणना। सेल्फ इन्यूमरेशन। इसका मतलब नागरिक खुद अपनी जानकारी इंटरनेट पर भर सकेंगे। जी हाँ, इतिहास में पहली बार नागरिकों को ये सुविधा दी जा रही है। इसके लिए सरकार ने ss.gov.in नाम का एक विशेष पोर्टल तैयार किया है जो 16 अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध होगा। 16 भाषाओं में? हाँ। और इस पहल की शुरुआत भी बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इसकी प्रथम उपयोगकर्ता स्वयं हमारी आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी होंगी। स्वगणना का कॉन्सेप्ट तो बहुत एडवांस है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। भारत में जहां लोग अक्सर सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए अपनी आय या संपत्ति की गलत जानकारी दे लेते हैं, वहां क्या लोग खुद पोर्टल पर सही डेटा भरेंगे? क्या इससे हमारे डेटा की क्वालिटी खराब नहीं होगी? देखिए, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, लेकिन सिस्टम को बहुत समझदारी से डिजाइन किया गया है। अच्छा, कैसे? स्वयं के बाद भी ना डेटा को बैकएंड पर अलग-अलग एल्गोरिदम्स और अन्य सरकारी डेटाबेस के साथ क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा, तो गड़बड़ी की गुंजाइश कम है। और जब बात बैकएंड की हो ही रही है, तो हमें इस विशाल डेटा को संभालने वाली टेक्निक को भी समझना चाहिए। बिल्कुल, 30 लाख लोग एक साथ एक ऐप इस्तेमाल करेंगे। हमारे यहाँ तो दिवाली पर ज्यादा मैसेज भेजो तो सर्वर डाउन हो जाते हैं। इतने बड़े बैकएंड को कैसे संभाला जाएगा? इसके लिए ना 3 बहुत ही मजबूत तकनीकी प्रणालियां बनाई गई हैं। पहली है CMMS। CMMS ये क्या करता है? ये पूरी प्रक्रिया की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा। मतलब दिल्ली में बैठे अधिकारी लाइव देख सकेंगे कि किस गांव में आज कितने घरों की गिनती पूरी हो गई है। कमाल है। दूसरी है HLB क्रिएटर। ये एक वेब मैप एप्लीकेशन है जो देश के हर घर की सटीक भौगोलिक मैपिंग करेगा। और तीसरी प्रणाली? तीसरी और सबसे क्रांतिकारी प्रणाली है CAAS, यानी सेंसस एज अ सर्विस। सेंसस एज अ सर्विस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि डेटा अब सिर्फ सरकारी फाइलों में धूल नहीं खाएगा। जैसे ही डेटा ऐप से सर्वर पर आएगा ना, CAAS उसे तुरंत मशीन रीडेबल फॉर्मेट में बदल देगा। अच्छा, मतलब तुरंत एनालिसिस शुरू। बिल्कुल, इससे सरकार को नई नीतियां बनाने के लिए डेटा के विश्लेषण में सालों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये तो बहुत फास्ट हो जाएगा। अच्छा, इस पूरी हाईटेक प्रोसेस को जमीन पर उतारने के लिए इंसानी ताकत कितनी लगेगी? इसका कार्यबल किसी बहुत बड़ी सेना से कम नहीं है। देखिए, इसमें 100 राष्ट्रीय प्रशिक्षक होंगे जो 2000 मास्टर ट्रेनर्स को तैयार करेंगे। ये मास्टर ट्रेनर्स आगे चलकर 80,000 बैचों में ट्रेनिंग देंगे। जमीन पर डेटा इकट्ठा करने के लिए लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारी होंगे और किसी भी तकनीकी खराबी को तुरंत ठीक करने के लिए 18,600 तकनीकी कर्मचारी तैनात रहेंगे। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और अगर हम इसे रोजगार के नजरिए से देखें तो ये पूरा अभियान देश में लगभग 1.02 करोड़ मानव दिवस यानी मैन डेज का रोजगार सृजित करेगा। 1 करोड़ से ज्यादा मानव दिवस का रोजगार, ये तो हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा पुश है। लेकिन चलिए अब मैं चर्चा का रुख एक ऐसे ऐतिहासिक बदलाव की ओर ले जाना चाहता हूं जो शायद भारतीय राजनीति और समाजशास्त्र के लिए इस जनगणना का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मैं समझ गई आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। जी, हम बात कर रहे हैं विशिष्ट जाति आधारित डेटा की। बिल्कुल, ये वाकई एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसे हाल ही में 30 अप्रैल 2025 को CCPA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने अपनी मंजूरी दी है। अगर हम 2027 से पहले के आजाद भारत की जनगणनाओं का इतिहास देखें ना, तो जाति का डेटा केवल SC और ST वर्ग तक ही सीमित रहता था। तो क्या ये 1931 के बाद पहली बार होने जा रहा है कि OBC की भी गिनती होगी? जी हाँ, 1931 के बाद पहली बार इस जनगणना के चरण 2 में
विशिष्ट उपजातियों और ओबीसी का सटीक जाति डेटा इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन इसका असली महत्व क्या है? मतलब अगर कोई छात्र हमसे पूछे कि सरकार अचानक 90 साल पुरानी व्यवस्था को क्यों बदल रही है, तो हम क्या जवाब देंगे? इसका सीधा सा जवाब है भारत की गहरी सामाजिक विविधता या सोशल डाइवर्सिटी को समझना। देखिए, इतने दशकों से विकास योजनाएं चल रही हैं, फिर भी ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि समाज के किन वर्गों तक असली विकास पहुंचा है और किन तक नहीं। सही बात है। इस सटीक डेटा से हमें ये पता चलेगा कि शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं में कौन सी उपजातियां आज भी पीछे छूटी हुई हैं। ये लक्षित कल्याणकारी नीतियां, जिन्हें हम टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स कहते हैं, उन्हें बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, जब हम जाति और डेटा की बात करते हैं ना, तो अक्सर लोग जनगणना को एनपीआर यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के साथ मिक्स कर देते हैं। इसे लेकर छात्रों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। हाँ, ये कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है। आइए इसे एकदम क्लियर करते हैं। जी बताइए। पहला अंतर तो इनके आधार और कानून का है। जनगणना जो है वो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत होती है, जबकि एनपीआर, जिसे 2010 में बनाया गया और 2015 में अपडेट किया गया था, वो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आता है। और दूसरा अंतर प्राइवेसी या गोपनीयता का है, जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जनगणना का डेटा पूरी तरह गोपनीय होता है, इसे किसी भी पुलिस या एजेंसी से साझा नहीं किया जा सकता। लेकिन एनपीआर का जो डेटा है ना, वो जरूरत पड़ने पर राज्य की अन्य एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है। अच्छा, ये बहुत बड़ा फर्क है। और तीसरा बड़ा अंतर है बजट का। जनगणना के लिए 11,718.24 करोड़ रुपए स्पष्ट रूप से आवंटित किए गए हैं, जबकि एनपीआर के लिए वर्तमान में अलग से कोई स्पष्ट बजट नहीं बताया गया है। ये तुलनात्मक विश्लेषण एकदम स्पष्ट है। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस वक्त हर राजनीतिक विश्लेषक के दिमाग में घूम रहा है। इस पूरे जनसांख्यिकीय डेटा का हमारे देश के राजनीतिक ढांचे पर क्या असर पड़ेगा? इसका सबसे सीधा और सबसे बड़ा असर पड़ेगा परिसीमन यानी डिलिमिटेशन पर। आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 और 42वां संशोधन याद होगा, जो 1976 में हुआ था। हाँ, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों की संख्या को दशकों तक के लिए फ्रीज कर दिया गया था। बिल्कुल। तो वर्तमान में हमारी लोकसभा की 543 सीटें हैं जी। और जो नया नारी शक्ति वंदन अधिनियम है यानी 128वां संशोधन, वो कहता है कि 33% आरक्षण के तहत इनमें से 182 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। तो अब जब 2027 का नया डेटा आएगा और परिसीमन होगा, तो ये पूरा गणित कैसे बदलेगा? ये 1976 के बाद का सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव होने वाला है। अनुमान ये है कि नई जनसंख्या के आधार पर जब सीटों को अनफ्रीज किया जाएगा ना, तो लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर लगभग 770 हो जाएंगी। 770? हाँ, और क्योंकि 128वां संशोधन भी लागू होगा, तो इन नई 770 सीटों में से लगभग 257 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। ये हमारी संसद का चेहरा पूरी तरह से बदल कर रख देगा। 543 से सीधा 770 सीटें? हाँ। और 257 महिला सांसद, ये तो वाकई ऐतिहासिक है। लेकिन क्या ये पूरी प्रक्रिया इतनी ही आसानी से हो जाएगी? अगर परिसीमन से सीटें बदल रही हैं, तो क्या इसके कुछ गंभीर परिणाम या चुनौतियां भी हैं? चुनौतियां तो बहुत बड़ी हैं और इन्हें हम मुख्य रूप से 3 बिंदुओं में समझ सकते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चिंता है डेमोग्राफिक सक्सेस पेनाल्टी। डेमोग्राफिक सक्सेस पेनाल्टी, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी शब्द लग रहा है। इसका आसान मतलब क्या हुआ? क्या इसका संबंध उत्तर और दक्षिण भारत के विवाद से है? बिल्कुल वही है। अगर हम इसे आसान शब्दों में समझें, तो जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण की राष्ट्रीय नीतियों का ईमानदारी से पालन किया ना, उन्हें अब राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। अच्छा, मतलब अच्छे काम की सजा। एक तरह से हाँ। दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे तमिलनाडु और केरल ने अपनी जनसंख्या वृद्धि को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। अब उन्हें डर है कि नई जनसंख्या के आधार पर जब ये 770 सीटें बटेंगी, तो लोकसभा में उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की सीटें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब जिसने नियमों का पालन किया, उसी को राजनीतिक सजा मिल रही है। ये तो वाकई हमारे संघीय ढांचे या फेडरल स्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा कर सकता है। हाँ, और दूसरी चुनौती क्या है? दूसरी बड़ी चुनौती है डिजिटल डिवाइड। देखिए, हम 100% डिजिटल जनगणना की बात कर रहे हैं, जो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि आज भी देश की लगभग 50% ग्रामीण आबादी के पास स्मार्टफोन नहीं है। सही बात है। इससे एल्गोरिदम एक्सक्लूजन या तकनीकी बहिष्कार का खतरा पैदा होता है। तकनीकी बहिष्कार मतलब लोग सिर्फ इसलिए गिनती से बाहर हो जाएंगे क्योंकि सिस्टम में कोई ग्लिच आ गया या सर्वर नहीं चला। बिल्कुल। और इसका एक जीवंत उदाहरण हम झारखंड के पीडीएस यानी राशन वितरण सिस्टम में देख चुके हैं, जहां 10% से लेकर 37% तक बायोमेट्रिक विफलता देखी गई थी। बाप रे। सोचिए, अगर वैसी ही विफलता या सर्वर की समस्या यहाँ हुई, तो करोड़ों ग्रामीण और गरीब लोग गिनती से ही बाहर हो सकते हैं। ये तो बहुत ही गंभीर और व्यवहारिक समस्या है। और तीसरी चिंता मुझे लगता है वो डेटा प्राइवेसी से जुड़ी होगी, जो आजकल हर स्मार्टफोन यूजर के दिमाग में रहती है। जी हाँ, डेटा की सुरक्षा। हाल ही में जो नया डीपी एक्ट 2023 यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ है, वो डेटा को लोकलाइज तो करता है, लेकिन इसी कानून की धारा 17 सरकार को कुछ विशेष छूट या एग्जेम्पशंस भी देती है। तो नागरिकों में यह चिंता बनी हुई है कि कहीं भविष्य में इतना संवेदनशील डेटा लीक ना हो जाए, जैसे पास्ट में वो कोविन पोर्टल के डेटा लीक की खबरें आई थी। बिल्कुल वही डर है। 1.4 अरब लोगों की व्यक्तिगत जानकारी को हैकर से सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती होने वाली है। तो दोस्तों, आज हमने जनगणना 2027 के इस विशाल नेशनल ऑडिट के हर पहलू को बहुत गहराई से समझा। क्लास को समाप्त करने से पहले आइए परीक्षा के दृष्टिकोण से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आप इन सभी फैक्ट्स को 2 हिस्सों में बांटकर याद रख सकते हैं। बिल्कुल। पहला है स्थिर बिंदु या स्टैटिक पॉइंट्स। याद रखिए, जनगणना 1948 अधिनियम के तहत होती है, जो पूर्ण गोपनीयता की गारंटी देता है। और सबसे अहम, 1931 के बाद पहली बार ओबीसी और विशिष्ट उपजातियों का सटीक डेटा एकत्र किया जा रहा है। और दूसरा है गतिशील बिंदु या डायनामिक पॉइंट्स। इस पूरी प्रक्रिया का बजट है 11,718.24 करोड़ रुपए। स्वगणना के लिए sso.gov.in पोर्टल 16 भाषाओं में उपलब्ध है। चरण 1 में बुनियादी ढांचे से जुड़े 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। जी। बर्फीले इलाकों
इलाकों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 है और बाकी देश के लिए 1 मार्च 2027 है। और हाँ, ऐतिहासिक रूप से ये 16वीं और देश की पहली 100% डिजिटल जनगणना है। और अगर मैं इस पूरी चर्चा का एक अंतिम निष्कर्ष या फाइनल इम्पैक्ट निकालूं ना, तो वो ये है कि ये 2027 की जनगणना केवल एक साधारण डेटा रिकॉर्ड नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह भारत के राजनीतिक परिदृश्य की दिशा तय करेगी और 128वें संशोधन यानी महिला आरक्षण को जमीन पर उतारेगी। डिजिटल युग में यह राज्य और नागरिक के बीच एक अपूर्व पारदर्शिता लाएगी और देश में एक नया बैलेंस ऑफ पावर या शक्ति संतुलन स्थापित करेगी।